डिस्कशन कर लेते हैं पहले, है ना, फिर उसके बाद में पढ़ लेते हैं। जेई एडवांस वाला पार्ट अपन डिस्कस कर रहे थे और जेई एडवांस कहां तक डिस्कशन में आ चुका था, देखिए 50 तक आ चुका। चलो अब देखो इसमें 60 आप एक बार ये गेट ना 60 तक कोई डाउट हो चेक कर सकते हैं। 60 तक कोई डाउट हो इसमें? 54 55 इसमें कुछ वर्क किया आपने, बनाया कुछ प्रोडक्ट वगैरह? हाँ देखिए अब इसमें क्या होगा कि द रिएक्शन ऑफ पी विद CH3 MgBr इन ईथर, ईथर मतलब तो सॉल्वेंट होता है ईथर, तो RMGX के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये एस्टर ग्रुप जो होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल के, है ना, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि 54 देखिए ये यहां बेंजीन रिंग है और एक कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप लगे और यहां जो दे रखा है ग्रुप ये दे दिया इधर, यहां C डबल बॉन्ड O OET। अब इसकी रिएक्शन किससे करानी है? CH3 MgBr से। तो पहले कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? यहाँ पे SNAE, तो यहाँ जैसे ये पार्ट हट जाएगा, इथाइल दे रखा है ना, तो CH3 CH2O माइनस, और यहाँ पे बताओ क्या आ गया? CH3। फिर यहाँ पे वापस से क्या आ जाएगा? CH3, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? O माइनस, और फिर आप वाटर मिलाते हैं तो यहाँ OH, यहाँ OH, इस तरीके से ये प्रोडक्ट ये बने, वाटर मिलाने पर ये बन जाए। ठीक है, अब देखिए आगे क्या हो रहा है। द कंपाउंड Q, ये कंपाउंड Q जो है ऑन ट्रीटमेंट विद H2SO4 एट 0 डिग्री सेल्सियस गिव R। अब देखो H2SO4 क्या करेगा? इस OH पे H प्लस का अटैक करेगा, यहाँ क्या बन जाएगा? कैटायन। अब इसके बाद में यहाँ ये जो रहेगा इसके रिस्पेक्ट में, यहाँ इसकी बात यदि हम लोग करें तो जिनका प्लस आई इफेक्ट लग रहा होता है वो कौन से डायरेक्टिंग? मेटा डायरेक्ट। तो आपको क्या करना है? H2SO4 H प्लस का अटैक करके यहाँ कैटाइन बनेगा, इसके और इसके बीच में क्या बना देना है? बॉन्ड बना दे, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ये बन गई। ठीक है, चलिए, और द रिएक्शन ऑफ R विद, अब इसके बाद में यहां तक बात हो गई। द रिएक्शन ऑफ R, तो R यहाँ पे क्या बन जाएगा? R इस तरह से आप बना लीजिएगा कि इधर यहाँ पे ये रहा और इधर इसके बीच में यहाँ बॉन्ड बन गया, तो ये 1 2 3 4 5, यहाँ 5 मेंबर रिंग हम लोग बना लें, और यहाँ 2 कार्बन के बाद में इधर यहाँ क्या आ गए? 2 मिथाइल, और यहाँ ये ग्रुप ऐसे अटैच्ड। अच्छा, फिर उसके बाद में बोल रखा है ये R बना, the reaction of R with CH3COCl in presence of AlCl। यहां देख लें CH3COCl in presence of AlCl3। बताओ ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? CH3CO+। अब यहां आप देख सकते हैं इसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे क्या ग्रुप लगा देंगे? एसाइलेशन यहाँ पे कर देंगे COCH3। तो अब इनके बारे में आपको बताना है, तो आप यहाँ पे COCH3 लगा के S बना लीजिए, और फिर यहाँ जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो आप देखो ये जो 55 क्वेश्चन है, ये 55 क्वेश्चन में S का ही यहाँ बता रखा है, तो ये इस पे अटैक करेगा, तो समझ आ गया होगा। यहाँ इसमें आपको कोई स्टेप नहीं समझ में आई है तो पूछ सकते हैं। हाँ, वो एक तरह से क्या रहता है कि इनर्ट सॉल्वेंट वगैरह होता है, उनसे कोई देखो कि R react with CH3COCl in presence of anhydrous AlCl3 in CH2Cl2। जैसे क्या रहता है, AlCl3 जो है ना उसमें पानी नहीं होना चाहिए, मोशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाटर होगा तो फिर वो इसके साथ इंटरेक्ट हो जाएगा। तो आप वाटर नहीं लेके इसके साथ क्या ले सकते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट ले सकते हैं। तो उस हिसाब से ये लिया है
एनहाइड्रस AlCl3 क्या करेगा, Cl को हटाने में काम आएगा, बाकी तो इसका वैकेंट ऑर्बिटल फिर ऑक्यूपाई हो जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है और आराम से यहाँ आप बात करेंगे तो 54 55। अब इसमें 54 में कोई स्टेटमेंट आपको नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं। चलो 60 तक और बात कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो। 57 क्वेश्चन में 57 क्वेश्चन देखो यहाँ हिटिंग में कोई स्टेप आ रहा होगा डिकार्बोक्सिलेशन का, बस वो देखना है। द ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन विद COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 फॉलोड बाय रिएक्शन विद दिस वन। तो आप देखो इसको करते जाओ फटाफट, बताओ COHCl के साथ रिएक्शन करने पर क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। चलो ठीक है, ये बन। अच्छा फिर ये बताओ आगे रिएक्शन किसके साथ दिया है, ये कौन सी रिएक्शन है बताओ, पर्किन रिएक्शन, और कंपाउंड क्या बन जाएगा, X बन जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये एसिटिक एनहाइड्राइड विद एसीटेट आयन, और यहाँ पर्किन रिएक्शन करा देते हैं। तो पर्किन रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा COOH, और ये बताओ क्या बन गया, X यहाँ पे ये। उसके बाद में X अपॉन रिएक्शन विद Br2 with Na2CO3 followed by heating with this one with KOH furnished Y as the major product। अब देखो यहाँ थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखो यहाँ क्या है कि इसकी यदि बात की जाए ना कि ब्रोमीन विद सोडियम का कंपाउंड X अपॉन रिएक्शन विद ब्रोमीन विद सोडियम कार्बोनेट followed by heating by 473 with moist KOH furnished Y as the major product। Y as a major product। The reaction of X with H2PD और यहाँ कार्बन, तो एक बार ये भी देख लेते हैं, हाइड्रोजन पैलेडियम और विद कार्बन फॉलोड बाय H3PO2। या बताओ ये तो क्या करेगा, यहाँ पे इस डबल बॉन्ड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, सिंगल बॉन्ड। क्या COH के साथ रिएक्ट करता है क्या, नहीं। तो चलो ये तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और फिर उसके बाद में फॉलोड बाय H3PO2। अब H3PO2 H3PO4 तो क्या करेगा, OH को हटा के क्या लगा देगा, प्लस लगा देगा, और यहाँ पे क्या कर देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये कर देगा। तो गिव Z एज ए द मेजर प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पे Z वगैरह पूछा है, तब तो ये तो आराम से बन जाना है ना। यहाँ पे एक बार तो इसको खत्म कर लेते हैं कि इधर यहाँ पे हो जाएगा CH2 यहाँ COOH, और फिर यहाँ H3PO4 H प्लस देगा, H प्लस अटैक करा, यहाँ ये हटा और ये अटैक कर दे यहाँ पे, तो आप ये बनाओ, यहाँ ये बनाओ। अब कितना मेंबर रिंग देखो, 1 2 3 4 5, तो यहाँ इस तरीके से 1 2 3 4 5, और जहां से ये कनेक्ट हुआ वहां बताओ क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये बताओ यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, जेड बनने में कोई दिक्कत, बन गया ये। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक बात इधर देखना है कि यहाँ ये क्या दे रखा है, कंपाउंड X अपॉन रिएक्शन विद Br2 विद सोडियम कार्बोनेट। अब ब्रोमीन विद सोडियम कार्बोनेट की बात करें, फॉलोड बाय हीटिंग एट 473 विद मोइस्ट KOH फर्निश्ड Y एज ए मेजर प्रोडक्ट। देखो इसमें सोडियम कार्बोनेट जो है ना, हाँ सोडियम कार्बोनेट जो है वो एक तरह से, देखो इसमें पहले तो एक अपन एक बात ये देख सकते हैं कि जैसे हमने लिया यहाँ पे ब्रोमीन, ठीक है ना, ब्रोमीन इसके अंदर क्या करेगा, जैसे यहाँ पे Br कनेक्ट कर दिया, यहाँ क्या कर दिया, Br कनेक्ट कर दिया, है ना। देखो तो इस वाले केस में यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे CHBr यहाँ COOH। अब देखो KOH वैसे तो अल्कोहलिक KOH है, लेकिन इसके साथ हीटिंग करेंगे क्योंकि टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर इन्होंने अच्छा खासा दिया 473 केल्विन। अब ये दो काम करेगा, देखो यहाँ एक तो यहाँ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे एक तो देखिएगा जैसे यहाँ पे ये Br और यहाँ से H, यहाँ से Br हटाया तो एक क्या आ गया, डबल बॉन्ड CH, और एक ये CO। देखो थोड़ा सा मैं यहाँ जगह रख के यहाँ लिखता हूं कि इधर यहाँ क्या हो जाएगा, ये बेंजीन, फिर उसके बाद में यहाँ CH, यहाँ Br, ये डबल बॉन्ड CH, देखो यहां से क्या गया H, यहां से Br, और फिर उसके बाद 1 2 3 यहां जैसे अपन क्या करेंगे, एक H यहाँ नहीं, एक H यहाँ आएगा, तो वैलेंसी देखो यहाँ 1, हाँ
तो वैलेंसी में देखो यहाँ से Br, तो यहाँ से H जाएगा तो H हटाना पड़ेगा यहाँ। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या, ये COO माइनस, एक्चुअली KOH है, तो बताओ ये क्या बन जाएगा, पोटेशियम सॉल्ट बन जाएगा। और अब इसको यहाँ से हीट करते हैं, तो इस हीटिंग का रिजल्ट रहता है, देखो ये जो सॉल्ट होते हैं ना, इन सॉल्ट को हीट करने पर यहाँ से CO2 रिलीज होगी। जैसे इसको यहाँ से हीट करने पर ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट एंड यहाँ से ब्रोमीन रिलीज होती है। ये थोड़ा सा स्टेप इसमें देखना रहेगा। तो ऐसे केस में यहाँ क्या हो जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, CO2। तो ये एक तरह से जो ये सॉल्ट होते हैं, एसिड सॉल्ट, उनको हीट करने पर CO2 रिलीज होकर यहाँ देखो इसमें कौन सा C वाला प्रोडक्ट यहाँ पे ये बन जाएगा। तो ये जो शुरू में दे रखा है ना ब्रोमीन, तो वो ब्रोमिनेशन करेगा, हीट करने पर डिहाइड्रेशन, और मतलब ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, और फिर हीट करने पर CO2 रिलीज होकर ये प्रोडक्ट यहाँ पे बना। इसको भी वैसे तो क्या है, नोट्स में जब हम हिटिंग इफेक्ट पढ़ते हैं ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान में नहीं रहा, वरना तो क्या करते हैं कि ये जो एनाइन होते हैं ना सॉल्ट फॉर्म में जब एसिड होता है, तो इसका हिटिंग का भी एक क्वेश्चन वहां करा देते हैं, ताकि यहाँ पे जब आए वो हिटिंग इफेक्ट वाली चीजें हम याद ही रखते हैं कि भाई बीटा पोजीशन पे ये, और ये सारा हम लोग वहां पे हिटिंग इफेक्ट एक जगह लिखकर जब भी आता है तो उसको याद कर लेते हैं कि भाई जैसे अल्फा पोजीशन पे डाइमराइजेशन, तो ये हमारे लिए इंफॉर्मेशन ही है कि एक ऑब्जर्व रिजल्ट। तो वैसे ही बीटा पोजीशन पे OH हो तब क्या होता है, डबल बॉन्ड, तो इनको हमने क्या कर रखा है यार। तो वैसे ही यहाँ पे सॉल्ट फॉर्म में जब ये रहता है तो ये हीट करने पर CO2 रिलीज होता है, तो इसका क्वेश्चन वहां करा भी देते हैं, कई बार ध्यान रहता है तब कि आगे ऐसा क्वेश्चन ये बनना है। चलिए 57 58 यहाँ बना, 60 तक और कोई डाउट है देखिए। अच्छा, फिर उसके बाद में अब यहाँ इतने क्वेश्चन बच गए। हाँ 70 तक चेक करो एक बार। 66 में कौन सा, नहीं 64 निकाला मैंने, 66 निकालने दीजिएगा। हाँ 66 ये रहा। अब यहाँ क्या दे रखा है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन कंपाउंड Q इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंपाउंड P वाया एन आयनिक इंटरमीडिएट। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ ये दे रखा है CO, मतलब क्या दे रखा है यहाँ, एस्टर दे रखा है, और एस्टर में यहाँ क्या दे रखा है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो ये तो इसका हाइड्रोलाइसिस यदि हम लोग करते हैं, जैसे COOH, जैसे यहाँ पे इसको ब्रेक करें COOH, तो एक बार इसका DU देखते हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन कंपाउंड Q इज ऑब्टेन फ्रॉम P वाया एन आयनिक इंटरमीडिएट। अब H2SO4, तो कंपाउंड Q एक कलर्ड कंपाउंड, तो एक बार देखो बेंजीन रिंग, तीनों एक बेंजीन रिंग में कितना DU होगा, 4, तो 3 बेंजीन रिंग में कितना हो गया, 3 और 1 ये 4, 16 ये हो गया है ना, और एक इसके अंदर COOH कितना हो गया, 17। और व्हाट इज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ Q। हाइड्रोलाइसिस के अलावा और कुछ यहाँ हो सकता है क्या, इन द फॉलोइंग रिएक्शन कंपाउंड Q इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम P, हाँ सल्फोनेशन, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, सल्फोनेशन यहाँ, हाँ एक बेंजीन रिंग पे SO3H ग्रुप आ सकता है ना। हाँ दो बातें यहाँ हो सकती है, देखो एक तो आपने एस्टर का हाइड्रोलाइसिस पढ़ा एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम, तो एक तो बताओ एस्टर हाइड्रोलाइसिस होके क्या आ जाएगा, COOH, और एक आपने सही कहा सल्फोनेशन। इसका कहीं सॉल्यूशन में बना रखा है क्या प्रोडक्ट, लास्ट में इसके अंदर शीट में ही दे रखा है क्या, देखो एक बार, क्योंकि इसका आंसर देखो यदि सल्फोनेशन कंसीडर कर रहा है तो फिर एक जो DU आया वो कौन सा आ गया, S डबल बॉन्ड, लेकिन SO3H, हाइड्रोलाइसिस कंसीडर करना है या सल्फोनेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखो 4 4 जा 16, 16 तो यहाँ पे क्या बन गया ये, और फिर यहाँ एक्चुअली सल्फोनेशन में भी थोड़ा सा चक्कर ये पड़ रहा है कि इतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस वाला यहाँ दे दिया, और मेटा वैसे तो मेटा डायरेक्टली है, तो 16, फिर SO3H ग्रुप, SO3 में कितने पाई बॉन्ड हो जाएंगे, 2, 17 18, लेकिन एक एस्टर में भी तो आ ही रहा है, इसका कितना, इसका आंसर में कितना, हाँ अच्छा अच्छा, पीछे आंसर में नहीं दे रखा इसका क्या प्रोडक्ट ये बना रखा, क्योंकि ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसमें। बेंजीन रिंग DU एक कम कैसे हो सकता है इसका,
सी बेंजीन 1 2 3 4 4 8 12 16 16 के बाद में एक हो गया 17 सल्फोनेशन, यहां इसको ब्रेक किया। अच्छा, एक केवल एक ही कंपाउंड में काउंट भी करना है, केवल क्यू में ही काउंट करना है। इसका ऐसा भी नहीं है कि जो साइड में कोई बने उस पे काउंट करना है, यहाँ एक ही कंपाउंड में काउंट भी करना रहेगा इसको। हाँ हाँ, नहीं कोई बात नहीं, इसको इसको देखते हैं एक बार, है ना। इसमें एक डीयू का चक्कर पड़ रहा है कि आंसर में ये चक्कर है कि क्या है, एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि 17 तक तो ये बन रहा है डीयू। अच्छा, ये एस्टर के हाइड्रोलाइसिस से क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा ना। हाँ, नहीं तो साइड वाले पीएच, अच्छा बेंजीन रिंग पे अटैक करा के, हाँ एक ये थोड़ा सा अप्रोच देखो, इससे इससे एक बार ट्राई करते हैं। एक्चुअली पता है वो साइड में जो C6H5 लिखा है ना, उससे थोड़ा सा चक्कर पड़ेगा, इसलिए क्या एक बार बेंजीन रिंग बना के फिर लिखते हैं। देखो जैसे हमने ये बेंजीन बनाया और साइड में ऐसा बना लें तो फिर थोड़ा सा क्या हेल्प मिल जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। जैसे यहाँ C6H5 और यहाँ क्या हो जाएगा C6H5, फिर वो क्लिक कर जाएगा, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि क्या क्या करें। देखो यहाँ था एस्टर ग्रुप, एस्टर ग्रुप था तो बताओ उसके हाइड्रोलाइसिस से क्या बन गया ये, और साइड में और क्या हो जाएगा यहाँ CH3OH। ठीक है ये। अब जैसे चक्कर पता है क्या पड़ रहा था क्वेश्चन में, कि अब यहाँ ही पे काउंट करें तो यहाँ पे जैसे 17 DU इसका आ गया, लेकिन क्योंकि ये C6H5 की फॉर्म में, अब बेंजीन लिखा रहता है, अब क्लिक हो जाना है। अब बताओ क्या होगा, H2SO4 यहाँ पे अटैक करके क्या बना देगा, कैटाइन, और ये बताओ यहां से कौन सी रिएक्शन कर देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो वो जो एक डीयू का चक्कर पड़ रहा था ना कि यार एक डीयू कहाँ कम हो रहा है, तो अब देखो अब 17 तो यहां तक था, अब बताओ इसके बीच में बॉन्ड बनेगा तो एक क्या बन जाएगी, रिंग, तो वो 18th नंबर वाला डीयू यहाँ पे, इसको नोट कर लीजिए आप ऐसे, है ना। पहले तो क्या करना, 2-3 स्टेप में करना, पहले तो हाइड्रोलाइसिस करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना, फिर उसके बाद में H+ का अटैक करके यहाँ कैटाइन बनाना, और फिर उसका यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करके क्या बना देना, रिंग ये बना देना। पहला जो स्टेप है वो एस्टर का मतलब एक तरह से हाइड्रोलाइसिस है H2SO4 एसिडिक मीडियम के अंदर, बिल्कुल। हाँ, ये इस तरह से बिल्कुल सही है। तो ये जो रहेगा ना इसके अंदर, ये बेंजीन रिंग लिखी रहे तो फिर थोड़ा सा क्लिक हो जाना, वरना तो फिर थोड़ा सोचने में चक्कर पड़ रहा था कि कैसे ये करे, और एक डीयू वो रिंग की वजह से आ रही है। ये बना 70 क्वेश्चन बना आपसे, है ना, आराम से यहाँ पे ये बन जाए। चलो, अब एक्सरसाइज O2 करके आए आप लोग, है ना। चलिए उसमें आए, काफी सारे देखो, अभी इन्हीं इन्हीं क्वेश्चंस को, जो एरोमेटिक में एक्सरसाइज जो जेई एडवांस है, उस जेई एडवांस वाले क्वेश्चन को अभी तो हमने जैसे डिस्कस करके किया, और ये सारा इसको 1-2 बार आप कर, 2 से 3 बार इसी को, जैसे एक बार सारे क्वेश्चन, अगली बार वो क्वेश्चन जिसमें आपको दिक्कत आई हो, और तीसरी बार कुछ और सेलेक्टिव क्वेश्चन इसी में से, तो फिर बिल्कुल परफेक्ट आइडिया इसके अंदर लग जाए। चलो एक्सरसाइज O2। O2 के अंदर आप यहां देखिएगा, अप टू 10 चेक करें, एक्सरसाइज O2 एरोमेटिक अप टू 10, आपको जो भी डाउट हो आप देख सकते हो। 6 का डी देखिएगा, 6 का डी थोड़ा इंफॉर्मेशन बेस्ड है। देखो ये क्या होता है, साइक्लोप्रोपेन जो होता है ना, ये काफी रिएक्टिव स्पीसीज होती है। ये क्या करता है, ब्रोमीन भी मिलाएंगे ना तो ओपन हो जाता है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी पॉजिटिव दे देता। तो AlCl3 की प्रेजेंस में क्या होगा कि यहाँ ब्रेक होके और ये एसाइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जब इंटरेक्ट होता है इसके साथ। तो ये इसके हाई बहुत ज्यादा स्ट्रेन की वजह से ये होता है, तो ये इंफॉर्मेशन ही है। एग्जाम में तो कभी काम नहीं लिए इसको, लेकिन एक इंफॉर्मेशन के लिए ध्यान रहे तो क्वेश्चन में डाला हुआ। हाँ
देखो क्या रहता है कि अब जैसे यहाँ पे बोल रखा है कि C6H6L एनहाइड्रस AlCl3 एंड साइक्लोप्रोपेन। तो इसमें रिंग ओपन होके, जैसे देखो रिंग ओपन होके कोई ऐसा तो हम लोग, होता तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, बना यहाँ पे कार्बोकेटाइन। तो ऐसे केस में जब कहीं प्योरली कार्बोकेटाइन ऐसे बन रहा हो कि हमने कहीं Cl को हटाया, तो रीअरेंज और ये सारा, तो इसमें तो दोनों ही है, एन प्रोपाइल बेंजीन भी कर सकते हैं, रीअरेंज आइसो, क्योंकि यहाँ कोई क्लियरली तो कार्बोकेटाइन कुछ ऐसा रहता नहीं है, रिंग ब्रेक होती है और तुरंत इंटरेक्ट यहाँ हो जाती है ना। 10 तक और कोई बात है? देखो 8 का भी देखिए। देखो यहाँ जैसे एक बात बताओ, जो हेलो जैसे देखो एन डबल बोन ओ और यहाँ हेलोजन्स एस डबल बोन ओ ओ एच, ये सभी में क्या रहता है, जैसे स्पेशली इनके अंदर कि यहाँ पे लोन पेयर होने की वजह से, बताओ ये कौन सा डायरेक्टिंग होते हैं? ऑर्थो पेयर। ये सारे के सारे जैसे हेलोजन NO SO2H, ये सारे जो होते हैं ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, डीएक्टिवेटिंग होते हैं एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग किसकी वजह से? लोन पेयर की वजह से। यदि लोन पेयर हटा दो, जैसे हम लोग ऑप्शन सी की बात करें, तो यहाँ पे क्या किया हमने, एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ और फिर यहाँ पे जैसे कर दिया आर। तो अब लोन पेयर ही नहीं है, तो अब इसका कौन सा इफेक्ट हो गया? माइनस है। कौन सा डायरेक्टिंग हो जाएगा? मेटा डायरेक्टिंग। 20 तक चेक करें। चलिए 11 से स्टार्ट करते हैं। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड के लिए KMnO4 चाहिए, या तो एल्काइल ग्रुप जिसके कार्बन पे हाइड्रोजन हो जो बेंजीन रिंग से कनेक्ट हो, या कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो अब जैसे ए से बन जाएगा, बी से बन जाएगा, लेकिन सी में क्या होगा? CH3COH में कन्वर्ट हो जाएगा, पास में OH है तो सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, बेंजोइक एसिड नहीं बनेगा। और जो सी वाला है उसमें 1-2 पोजीशन पे COOH आ जाएगा तो थैलिक एसिड बन जाएगा, है ना, वहां थैलिक एसिड बन जाएगा। अच्छा 12th में कौन सा? ए। 12th के अंदर ए देखो, जैसे जो BF3 होता है, बताओ ये क्या होता है? लुइस एसिड। तो यहां जैसे देखो RC, यहाँ OET, इधर यहाँ OET और ये OET। अब यहाँ BF3 जो है वो लुइस एसिड होता है, तो ये क्या करेगा? यहाँ अटैक, भाई जैसे H+ ले लो या BF3 ये ले लो, तो अब बताओ ये क्या करेगा? ये यहां से होगा कनेक्ट, यहां से कनेक्ट होगा BF3, ये माइनस ये प्लस, और ये यहां से रिलीज कर देगा इसको। तो ऐसे केस में RC यहाँ पॉजिटिव, ये OET और ये OET। ये और भी प्रैक्टिस के लिए है कि आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वगैरह में इस तरह से भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर सकते हैं। H+ यहां से हटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये क्या होगा? बेंजीन रिंग पे कनेक्ट हो जाएगा, बेंजीन रिंग पे कनेक्ट हो जाएगा तो OET, यहाँ क्या हो जाएगा? OET। अब देखो अगली स्टेप में क्या करना है बताओ? हाइड्रोलाइसिस। बताओ क्या होगा? ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH, ये OH, एक कार्बन पे 2 OH, वाटर रिलीज हो जाएगा। हाँ एक मिनट, समझ में आ गया ये? इसके आगे लिख लेंगे कि इसको हाइड्रोलाइज किया, OH यहाँ OH, मतलब यहाँ H यहाँ OH यहाँ H यहाँ OH, और ये देखो अभी जो है ना, अभी सारा का सारा होमवर्क सारे बच्चे मैनेज करके चल पाए ये तो नहीं पॉसिबल। प्रॉब्लम तब है जब आप सब कुछ छोड़ देंगे ना, तब तो जेई मेन में भी फिर दिक्कत आती है। ये तय कि आपने एरोमेटिक का एक भी क्वेश्चन नहीं किया, तो आपको जेई मेन में आप औरों से compete कर, भाई इसमें compete ही तो करना है, इसमें कोई परसेंटेज तो ऐसा है नहीं कि मेरे को इतनी परसेंटेज बना लेनी है कि भाई भाई आपने क्या किया इसमें, आपकी रैंक क्या आई, बातचीत यही होती है। ये नहीं होता है कि भाई मेरा 60%, कोई पूछता भी नहीं है फिर कितना परसेंटेज बना। तो इसका मतलब आपने बिल्कुल नहीं किया और फिर आप कॉम्पीट करने जा रहे हो उन बच्चों से जिन्होंने किया है, तो आप समझते हैं फिर चक्कर पड़ेगा। अब मिनिमम इतना अपना जेई मेन जेई एडवांस, यहां तक भी आप जैसे जेई मेन तक के भी क्वेश्चन बना लिए इसमें, क्योंकि 80 के आसपास क्वेश्चन है। तो फिर जैसे O2S1 रह भी जाती, तो उसको फिर जैसे एक जेई मेन होने के बाद में भी आपको पढ़ाई तो लगातार करनी पड़ेगी, केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। तो उस दौरान ऐसा रहता ना, और क्या क्वेश्चंस करें, तो ये सब क्वेश्चन कर सकते। अभी नहीं किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन बिल्कुल नहीं छोड़े। और जिन्होंने किया है वो डिस्कशन में, अब ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास हमेशा रहेंगे, जब भी आपको लगे कि आपको कहीं दिक्कत विक्कत आई, तो ये सारे बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं, तो इनको देख सकते हैं। 12th का और कौन सा पूछ रहे हैं? 12th के सी में कीटोन बन जा, पीएच, आंसर लिख लो, PH C डबल बॉन्ड OMe।
बताओ, यही तो था ना, सी डबल बॉन्ड हो के दोनों तरफ क्या रख दो, एल्काइल ग्रुप को रख दीजिए। $68 क्वेश्चन, 68 क्वेश्चन, 68 क्वेश्चन एडवांस वाला। 68 के जबरदस्त फैन है ये, बार बार टाइप लिखे है ना। इधर क्या रहता है, जनरली पूछते नहीं है ना, तो इस वजह से ये जो आप ये 68 क्वेश्चन एडवांस वाला अभी बात कर लेंगे, चलिए, है ना, अभी बात ये कर लेंगे। जनरली ऑनलाइन के अंदर कोई बच्चा पूछता ही नहीं है तो उधर ध्यान नहीं रहता। 68 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अभी बात कर लेंगे ऑनलाइन, है ना, उस पे। चलो अब देखो 20 तक, 18 क्वेश्चन देखिए, 13 के में आते हैं 8, ये 68 ध्यान रखना भाई, है ना, जेई एडवांस वाला वो ऑनलाइन। तो 18 का कौन सा पूछ रहे थे, 18 का ए, 1,2,3 ट्राइफिनाइल साइक्लोप्रोपिनियम। देखो साइक्लोप्रोपीन, ये तो हो गया साइक्लोप्रोपीन, और यहां पे कैटाइन बनाना है 135 पे बेंजीन रिंग यहां पे लगा दो, पीएच पीएच पीएच। अब यहां पे आयन बनाना है तो पॉजिटिव। ये बताओ कैसी स्ट्रक्चर है, एरोमेटिक या 13 का ए में आते हैं। देखो ये जो NH2 है, ये कौन सी रिएक्शन है, अमोनिया डेरिवेटिव, अमोनिया डे, हाँ बिल्कुल सही। यहां दोनों तरफ क्या होगा, जैसे ये बेंजीन है और यहां पे बताओ क्या है, CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O, यहाँ NH2 और यहाँ क्या आया NH2। बताओ क्या रिलीज कर देंगे, वाटर रिलीज, अमोनिया डेरिवेटिव वाली रिएक्शन है। ये जो 13 है उसका ए यहां दे, 13 का ए यहाँ। और बोलिए 20 तक, 13 का बी। 13 के बी में देखो यार, ये ध्यान रखो, SbCl5, FeCl3, AlCl3, या फिर कोई Ag प्लस वगैरह हो, AgNO3, ये हेलोजन आयन एक्सेप्टर रहते हैं। तो ये सब क्या करेंगे, यहाँ पे हेलोजन को एक्सट्रैक्ट करके सामने क्या लगा देते हैं, पॉजिटिव चार्ज लगा, तो फिर एरोमेटिक हो जाएगा। 18 का CD, एजुलिन, ये सब नोट्स आपने है, एरोमेटिसिटी के नोट्स वगैरह लिए, तो वो सब ये पॉपुलर एग्जांपल है। देखो एजुलिन का स्ट्रक्चर ऐसे याद रखो, 7 मेंबर रिंग, इधर क्या होगी 5। ये जो नेम दिया है ना एजुलिन, ये काफी पॉपुलर है। और इसको फिर थोड़ा सा, ये 7 मेंबर रिंग विद 5 मेंबर रिंग, ये है ना, और ये कैसा हो जाता है, एरोमेटिक। आप यहाँ पे काउंट कर लीजिए 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। एक एन्युलिन 10, ये भी फेमस, ये जो आप पूछ रहे हैं ना, एरोमेटिसिटी में जो 11th क्लास के अंदर ऐसा होता है ना, 7 8 10 एग्जाम्पल जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो यही सब है। एजुलिन हो गया, एन्युलिन 10 हो गया, देखिए ये सब बिल्कुल। ये पॉपुलर इतना है कि इसका आंसर वगैरह देखो, बिल्कुल यहाँ होना क्या चाहिए, एरोमेटिक, लेकिन ये दोनों हाइड्रोजन्स की वजह से रिपल्शन क्या हो जाए, नॉन एरोमेटिक। ये सब तो फिर काफी पॉपुलर एग्जाम्पल है ना। 20 तक और कोई बातचीत करनी है, कर सकते हैं, चलिए 30 तक चेक करिए। 23 का सी देखिए, देखो क्वेश्चन यहाँ ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर नॉट करेक्ट, नॉट यूज्ड टू प्रिपेयर पैरा ब्रोमो एनिलीन एज ए मेजर प्रोडक्ट। अब पैरा ब्रोमो एनिलीन, अब देखो क्या रहेगा कि जैसे आपने H2SO4 काम में लिया तो वो क्या कर देगा, सल्फोनेशन, लेकिन फिर आप ब्रोमिनेशन करेंगे ना, तो जब तक ऊपर NH2 ग्रुप रहेगा, वो ब्रोमिनेशन अपने सारे ऑर्थो पैरा पे कर देगा, उसका एसाइलेशन करके उसकी रिएक्टिविटी को आप कम कर सकते हैं। तो वो क्या करेगा, SO3H को भी हटा देगा, और उसको बोलते हैं इप्सो सब्स्टिट्यूशन। तो जो सेकंड स्टेप होगी, ऑर्थो पैरा सभी पे क्या जाएगा, BR। और पूछिए 23 का डी देखो, नहीं इसमें आप फाइनल प्रोडक्ट तक ये बन रहा है क्या, बस वही सेलेक्ट करना आपको, तो सेलेक्ट कर लीजिए। देखो ऊपर पढ़ो क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर नॉट यूज्ड टू प्रिपेयर पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो आपका ये नहीं बन रहा है, तो ये आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना, क्योंकि वो क्या होगा, ऊपर CN आ जाएगा, वो CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ये चल, इसमें आप चेक करो अब 33 तक, 33 तक आप चेक कर लीजिए। 31 का बी देखो,
हाँ देखो, लीबरमांस नाइट्रोसो टेस्ट के लिए ये एक बात लिख लेना, जैसे फिनोल के लिए तो होता ही है ना, ये कभी एग्जाम एग्जाम में तो जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन ये 2 डिग्री एमाइन के लिए भी रहता है, तो ये साथ में मेंशन कर लीजिए, मतलब इस तरीके से 2 डिग्री एमाइन हो। लीबरमांस नाइट्रोसो टेस्ट फिनोल के साथ 2 डिग्री एमाइन के लिए भी होता है, ये ऐसे इन्फो इसके बारे में मिल जाता है, जैसे अपन नेट वगैरह पे ये सर्च करें 2 डिग्री एमाइन के लिए भी ये रहता है, तो उसके साथ ही मेंशन कर लेना। चलो और कोई बात है तो हाँ देखो, वो 33 का जो बी है ना, एक्चुअली वो इसमें क्या है, थोड़ा सा क्या चक्कर है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए तो रिंग एरोमेटिक है ना, इस क्वेश्चन को जैसे अचानक ये देखे भाई क्या दे दिया यहाँ ये, तो अब इन्होंने क्या जैसे PH3C+ ये दिया है। अब हम लोग यदि ये एरोमेटिक रिंग होती तब तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अब यहाँ सिंपली ये क्या होगा कि जैसे देखो ये रिंग एरोमेटिक बन सकती है यदि क्या चला जाए यहाँ से H-, और H- को कौन एक्सेप्ट कर सकता है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, क्योंकि ये कैटाइनिक है, यहाँ वेकेंट ऑर्बिटल है, तो एक्चुअली इनका इंटरेक्शन जो यदि देखें हम लोग तो 7 मेंबर रिंग बनाइए, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ ये H- की फॉर्म में गया तो क्या चार्ज आया पॉजिटिव, प्लस यहाँ बन जाएगा PH CH, यहाँ PH, यहाँ PH, बताओ ये ट्रोपाइलियम आयन कैसा हो जाएगा यहाँ एरो में। अच्छा फिर यदि हम इसमें KMnO4 मिलाते हैं, तो यदि ऐसा बेंजीन रिंग जिसमें कार्बन है और उस पे H लगा हुआ है, तो एक इस बेंजीन रिंग पे आप क्या कनेक्ट कर दीजिएगा COOH, ये बेंजोइक एसिड है ना, तो वो पहला स्टेप थोड़ा सा अजीबोगरीब सा है, एरोमेटिक रिंग नहीं है इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करा के ये H को H- की फॉर्म में एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। और कोई बात है तो बताइए, लेकिन काफी अच्छा लगा कि कई सारे क्वेश्चंस पूछे और सारे अच्छे क्वेश्चंस थे, दैट्स गुड, लेकिन घबरा मतलब जैसे जिनको टाइम नहीं मिल पाया ना, तो कई बार क्या रहता है जो आप कर रहे हैं टेंशन एक तो वो बच्चा करे जो बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन आप यदि 50% भी कर रहे हैं फिर टेंशन नहीं करो, फिर तो आप उल्टा जो कर पा रहे हैं उसको उसको लेके आगे बढ़ो, है ना, क्योंकि देखो आप लोगों का अभी इस महीने के एंड में खत्म हो जाएगा सिलेबस, फिर उसके बाद है नहीं, ये पूरा अभी जो अपडेट होके ये आया है उसमें ये पूरा ये मंथ ये लग रहा है, उसके बाद में जैसे जैसे एक महीना फिर आगे आगे बढ़ेगा, तो बाकी बैचेज जैसे फेज वन जो होगा वो 12-15 12 1 9, थोड़ा सा क्या आपके मंडे को टेस्ट हुए ना कई, और बीच में बारिश वारिश वजह की वजह से भी क्लासेज ये रह गई, तो थोड़ा सा जो कोर्स प्लानर बन के है आपका इस मंथ तक है, फिर 1-1.5 महीने बाद में फेज 1 फिर फेज 2, तो आपको टाइम जो है ना, जैसे हम तो हमारे लिए तो सारे बच्चे एक जैसे हैं, लेकिन आप लोगों का ये फायदा कि हमने अर्ली स्टार्ट किया, वो तभी मिलना है जब आप टाइम को अभी से प्रॉपरली यूटिलाइज करें, है ना, क्योंकि फिर धीरे धीरे सारे बच्चे उसमें जैसे अभी तो 20th को नया बैच स्टार्ट हो रहा है जो आप लोगों के साथ जेई एग्जाम देंगे, तो उनके लिए अभी 20th सितंबर को जो जैसे जेई के लिए जिनका जिनको रैंक इंप्रूव करना है या जिनको लगता है कि इतना अच्छा जैसे होता है ना जेई मेन वगैरह में सेलेक्ट हो गए लेकिन एडवांस के लिए, तो वो अभी 20th को भी सिलेक्ट हो, तो आगे जाके वो बच्चे जब तक अपना सब्जेक्ट पढ़े तैयार करें तब तक तो आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं, तो टाइम यूटिलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और वो भी तब जब आपके पास पूरे 24 आवर्स है, वो और भी ज्यादा चैलेंजिंग है, तो उसमें उसमें बातचीत करेंगे कभी लास्ट में जब ये होगा कि अब कोर्स एंड हो गया है और आपकी स्टार्ट, तब की पूरे टाइम को कैसे यूटिलाइज करें, लेकिन अभी अभी आपके पास आपके जो टेस्ट पेपर हैं कि जैसे एरोमेटिक आ रहा है, तो इस टेस्ट की तैयारी में आपने एरोमेटिक पे होमवर्क कर डाला, तो आप या फिर बाकी सब्जेक्ट में, तो आप थोड़ा सा कोशिश ये करो कि लास्ट के चैप्टर बहुत बढ़िया से एंड हो जाए, कि एटलीस्ट जेई मेन जेई एडवांस एक्सरसाइज को आप सॉल्व करके और फिर इनको एंड कर लो, और आपकी जो कॉपी में लिखा है समझ आ जाए, तो आगे लोड नहीं आएगा फिर, है ना। चलो हाँ, अरे वो याद दिलाया आपने, बिल्कुल, वो तो नहीं फिर टाइप करते रहते 68 को नहीं काफी देर तक, एरोमेटिक का 68 एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ कैरियस टेस्ट, यदि आप ये पूछ रहे हैं उसमें कि कैरियस टेस्ट क्या है, तो 11th का जो जीओसी हमने पढ़ा उसके लास्ट में ये सारे टेस्ट हैं, और जो ऑनलाइन जो स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा कि अपनी जो शीट है उस शीट में लास्ट में ये सारे टेस्ट लिखे हुए हैं, 11th में मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा देते हैं, और अपन इस पे लास्ट में बात भी करेंगे, ये सारे फॉर्मूले यदि सिर्फ इतना सा ही क्वेश्चन है
तब तो फिर ठीक है ना। जो केरियस टेस्ट है वो, ये सारे और भी कुछ टेस्ट है, उन सबके फॉर्मूले पे अपन बात कर लेंगे, है ना, ये शीट में लिखा हुआ है। 28, अरे आप जैसे क्या कह रहे हैं, 28 में COCH3 ऑर्थो पर क्यों आया, पैरा पर क्यों नहीं गया? 28 को, 28 कौन सा, तुरंत मैसेज करें कौन, O2 का 28 एक बार दीजिएगा, एक बार शीट हो तो। अरे इसको निकालने में चक्कर पड़ेगा। 28 का, हाँ वो देखो, क्योंकि जो पैरा पोजीशन है ना, यहाँ क्या है, ये बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग में क्या है, पैरा पोजीशन पे पीएच लगा है, और यहाँ क्या लगा है, जैसे ये एस्टर ग्रुप है, OC डबल बॉन्ड OCH3। तो इस बेंजीन रिंग के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन ऑक्यूपाइड है, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे, यहाँ, है ना। चलिए ठीक है, तो आपके जो कुछ एक्स्ट्रा डाउट्स थे वो क्लियर हो गए। और हाँ, नहीं 26 किन को, कोई बात नहीं, अपन तो यही, किन को डाउट है, किन को डाउट है, तो आप उनके लिए हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? नहीं, वो आपको बोलते हैं कि फिर ये, है ना, कोई बात नहीं, तो वो तो पता नहीं क्या क्या नहीं कर पाएंगे लाइफ में, कहाँ तक नहीं, कहाँ तक आप उनको किस किस मामले में सपोर्ट करेंगे, नहीं किसी में फंस नहीं जाए, नहीं अच्छा चलो, ये मजाक की बात थी। अपन ऐसा कर लेते हैं, अपन तो क्या यहीं पे है ना, तो क्लास छूटने के बाद पूछ लीजिएगा, कोई क्वेश्चन रह गया तो अभी बंद कर दिया। नहीं, ये बड़े सीधे हैं, इनको क्या, और वो क्या करते हैं, इनको फंसा देते हैं वो इनको, और ये बहुत सीधे, उनके चक्कर में मत पड़ो, है ना वो बहुत एक्टिव पर्सन है इस मामले में, है ना और आप तक वो तो मैसेज पहुंचा भी दिया इतनी दूर से कि ये वाला ये बड़े सीधे हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, अमीनो एसिड का, अच्छा इसमें ऐसा है, अभी क्लास के लास्ट में हम लोग आगे की क्लास का डिस्कशन ये तय कर लेंगे, उसमें यदि आज के फिर भी O2 में कोई रह जाए, जैसे वैसे काफी टाइम दे दिया, लेकिन फिर भी O2 में कुछ रह गया डिस्कशन के अलावा, तो आप आगे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन आप थोड़ा पढ़ें। देखो अमीनो एसिड्स के टेस्ट वगैरह अपन ने लिख लिए थे, कार्बोहाइड्रेट के भी कुछ टेस्ट है, लेकिन उनको अभी लिख लेंगे हम लोग थोड़ा सा आगे, उसके साथ कुछ और टेस्ट भी मुझे कराने हैं, जो मैंने बोला था कि पीओसी की जो बच गए। अच्छा क्वेश्चन का मैं आंसर बता देता हूं, पहले तो वो सोडियम बोरोहाइड्राइड वाले का आंसर क्या सोचा आपने, डिस्कशन में बाद में करूंगा, आंसर अभी आप देख लो, क्या आंसर होना चाहिए बताओ, ट्राई किया हो तो आंसर लीजिएगा, नहीं तो फिर ट्राई नहीं किया तो अभी ट्राई और करिएगा, फिर किए क्या, नहीं तो फिर ट्राई करो, उस पर ट्राई करो, फिर उसके बाद में ही मैं आंसर, नहीं तो फिर आंसर बताने के बाद मजा नहीं आएगा थोड़ा सा ना, तो एक बार ट्राई करिएगा, आप ध्यान रखिएगा, अपन डिस्कस करेंगे। चलिए अब देखो, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलीमर। हाँ, कार्बोहाइड्रेट के जो टेस्ट है इनको थोड़ा सा हम लोग पॉलीमर के बाद में यहाँ पे लिख लेंगे, कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट है, इसके अलावा छोटा मोटा जो एनसीईआरटी का ये है, ये इसको यहाँ बात। चलिए तो पॉलीमर के अंदर देखो, पॉलीमर में क्या होगा कि ये स्मॉल यूनिट्स है, हाँ मतलब चैप्टर क्या, ये एंड वाले टॉपिक्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स में थोड़ा बहुत कुछ टेस्ट वगैरह पे, दूसरी बात जैसे थोड़ा डीएनए आरएनए और इन सब पे वो हम लोग अलग से इस पे बात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग पॉलीमर को यहाँ कवर करते हैं। तो आप नया हेडिंग डालिएगा पॉलीमर। देखो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपस में कंबाइन होकर एक बड़ी स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखिए ऐसे। तो ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमर, और ये जो बड़ी स्ट्रक्चर है ये बना पॉलीमर, और ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। अब इसमें क्या है कि जो ये पॉलीमर इंडस्ट्री है ना, पॉलीमर इंडस्ट्री में इतनी सारी चीजें बनती हैं कि इसके अंदर भी, जैसे एक्चुअली क्या रहता है कि मतलब इंडस्ट्रियली, है ना, बहुत ये यूजफुल ये रहता है पॉलीमर, अपने दैनिक जीवन में भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसके लिए, जैसे ये प्लास्टिक वगैरह ये सब, ये क्या है पॉलीमराइजेशन प्रोसेस ही सारे ये रहते हैं ना, तो ये पॉलीमर के अंदर ये। अब इस चैप्टर में दो बातें हैं, देखो एक तो छोटा सा टॉपिक है, जेई मेन में क्वेश्चन बन जाता है, कई बार होता है ना कि कुछ चैप्टर्स को हम एक एक डेढ़ महीने पढ़ते हैं तो खत्म हो रहा है, ये मतलब देखा जाए इसके लिए एक लेक्चर मिलता है, वो इसलिए क्योंकि अपनी शीट में थ्योरी लिखी हुई है,
तो उसको बस समझ लो और वहां से फिर पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा लिखवा भी देता हूँ याद रहने के लिए, तो अपने को अगला लेक्चर भी जैसे कुछ लग जाना। तो इसके अंदर एक तो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जैसे पॉलीमर्स के क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं कि किसको कैसे क्लासिफाई किया, और दूसरा है कि जो पॉलीमर है उनके मोनोमर यूनिट्स की पॉलीमर बनता कैसे है, उस पे हमें ये बात करना। तो शुरू में जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा ये समझ नहीं आए कि इसको यहाँ फर्दर क्लासिफाई क्यों किया, लेकिन जैसे जैसे फिर उस पॉलीमर के बारे में पढ़ेंगे तो फिर धीरे धीरे सारी बातें समझ आने लगी। तो यहां सबसे पहले आप लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, हेडिंग डालिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स के क्लासिफिकेशन में सबसे पहला आप लिखिएगा बेस्ड ऑन मोनोमर यूनिट्स, बेस्ड ऑन मोनोमर यूनिट कि मोनोमर यूनिट कैसी, यदि मोनोमर यूनिट जो इन्वॉल्व हो रही है पॉलीमराइजेशन में वो सारी की सारी एक जैसी हो तो इसको हम लोग बोलते हैं होमोपॉलीमर। क्या बोलेंगे बताओ? होमोपॉलीमर की सेम टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट्स। होमोपॉलीमर मतलब मोनोमर यूनिट कैसी हो, एक जैसी हो। तो यहाँ पे होमोपॉलीमर के नीचे एक पॉइंट लगा के आप लिख लो सेम टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट्स, एक ही तरह की मोनोमर यूनिट्स हो तो उस पॉलीमराइजेशन को होमोपॉलीमराइजेशन बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल हम लोग देखें कि CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां Cl, बताइए ये सब्स्टिट्यूएंट का क्या नेम हो जाएगा? विनाइल। क्या नेम हो जाएगा? विनाइल। अब यहां Cl लगा है तो बताइए क्या नेम हो जाएगा इसका? विनाइल क्लोराइड। देखो अगली क्लास में यदि थोड़ा सा टाइम निकाल पाए आप तो मैंने आपको एक कॉमन नेम पढ़ाया था फॉर्म एसिड, जस्ट उसको 5 मिनट थोड़ा सा रीडिंग लगा दीजिए। हाँ इसी में अभी रहने दीजिएगा, आप बाद में इसको रिवाइज। तो विनाइल क्लोराइड, देखो इसके n मॉलिक्यूल्स लिए और वो आपस में कंबाइन होते हैं। अब कंबाइन होते टाइम ये कुछ मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, तो वो मैकेनिज्म जैसे एल्कीन वगैरह जब डबल बॉन्ड वगैरह हो तो ये फ्री रेडिकल बनकर, है ना, देखो फ्री रेडिकल की मैकेनिज्म वही सब है जो हमने एल्केन में पढ़ा कि इनिशिएटर मिलाए जाते हैं फिर वो फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं कार्बन पे। तो ऐसे एन मॉलिक्यूल है बहुत सारे, तो वो फ्री रेडिकल्स आपस में कनेक्ट होकर एक लंबी स्ट्रक्चर बनते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यदि सिंपल ऐसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वगैरह होना तो ऐसे में इनको आपस में कनेक्ट करना है तो मैकेनिज्म वगैरह के साथ करने की जरूरत नहीं। इनका एक तरीका रहता है इस तरीके से कि आप इन पाई बॉन्ड को आगे से आगे शिफ्ट करके, और यहां बताओ इनके बीच में सिंगल बॉन्ड रह गया, फिर यहाँ बॉन्ड कनेक्ट हो गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड, तो ऐसे एक लंबी स्ट्रक्चर ये बन गई। तो ये स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी? देखो CH2 CH, यहाँ क्या लगा है Cl, और यहाँ बन गया N। तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड ये हो जाता है PVC, पाइप वगैरह इसके बनते हैं इस पॉलीमर से, तो PVC ये बना। तो अभी देखो एक पॉलीमर कई तरह से क्लासिफाई हो सकता है, तो अभी इसको क्लासिफाई किया एज ए होमोपॉलीमर। क्यों? क्योंकि इस पॉलीमर में सारी की सारी मोनोमर यूनिट्स कैसी हैं? सेम। तो यहाँ होमोपॉलीमर के लिए कि सेम टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट्स जो होती हैं वो यूज होती हैं उस पॉलीमर को बनाने में, तो होमोपॉलीमर यहाँ बोलते हैं PVC। पीवीसी की फुल फॉर्म पता है तो मोनोमर तो इसका आराम से ध्यान रह जाएगा ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो विनाइल क्लोराइड यहाँ पे ये रह जाता। इसके अंदर सेकंड लिखेंगे सेकंड टाइप कोपॉलीमर। बताओ इसको कैसे समझेंगे? कोपॉलीमर मतलब मोनोमर यूनिट्स कैसी होंगी? डिफरेंट, है ना, अलग अलग टाइप की मोनोमर यूनिट्स हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर यूनिट्स, ऐसा लिख सकते हैं पॉइंट लगा। कोपॉलीमर, कोपॉलीमर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर यूनिट्स। चलिए अब देखो इसके अंदर एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल काफी पॉपुलर एग्जांपल है, देखो NH2CH और यहाँ पे 6CH2 यूनिट और फिर NH2। CH2 को हम लोग बोलते हैं मिथाइलिन, तो इसका नेम लिखिएगा हेक्सामिथाइलिन, और यहाँ हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइड। हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइड, इसकी रिएक्शन जो है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं एडिपिक एसिड। तो एडिपिक एसिड ओम्स गैप में हमने पढ़ा, इधर यहाँ पे COOH, एडिपिक एसिड। अब देखिएगा, अब इसको समझना
देखो यहां है NH2 और यहां है COOH। बताओ ये आपस में मिलकर कौन सी लिंकेज बना देंगे? अमाइड, अमाइड लिंकेज। तो एक्चुअली अमाइड लिंकेज कैसी बनेगी बताओ? यहां से क्या जाए OH, यहां से क्या जाए H, वाटर रिलीज होगी। तो देखो एक बात ध्यान रखना, देखो एक बात सुनिएगा, इसी क्लासिफिकेशन में हम पॉलीमर्स को क्लासिफाई करते हैं आगे, एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन मतलब सिंपली ऐड होना, जैसे देखो ये सब, ये कौन सा पॉलीमराइजेशन है? एडिशन। तो जब भी कभी लगे ना कि ऐसे कार्बन कार्बन बॉन्ड वगैरह है तो वहां एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है, सिंपली ये ऐड हो जाते हैं, कुछ रिलीज नहीं होना। लेकिन जब इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी हो कि एमाइड लिंकेज बनेगी या एस्टर लिंकेज बनेगी, तो वहां वाटर मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ रिलीज होगा, तो वो रिलीज होके प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा। तो यहां जैसे इसके एन मॉलिक्यूल्स लिए, इसके एन मॉलिक्यूल्स लिए, तो अब जैसे यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल, वो कितने सारे मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं उसके बेसिस पे वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। तो अब देखो इन दोनों के बीच में एमाइड लिंक। लेकिन एक बात देखो, इधर फिर से एडिपिक एसिड, तो बताओ ये क्या प्रोवाइड करेगा? अपना H। और इस साइड के अंदर ये रहेगा, तो ये COH बताओ क्या प्रोवाइड करेगा? OH। तो इसका पॉलीमेरिक फॉर्म हमें लिखना हो तो यहां से H गया, फिर ये CH2 6 यहां ये आया, फिर NH, C डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ CH2 चार ग्रुप्स ये हो गए, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमने N ये लगा। आप, मैंने दो मॉलिक्यूल्स को यहाँ रखा, आप कितने भी मॉलिक्यूल्स को यहाँ कनेक्ट करा के वाटर रिलीज करके N लगा के ये प्रोडक्ट ये बना सकते हैं। बताओ ये जो पॉलीमर यहाँ बना, ये पॉलीमर होमोपॉलीमर होगा या कोपॉलीमर? कोपॉलीमर। क्यों बताओ? क्योंकि मोनोमर यूनिट कैसे है? डिफरेंट। अब इसका नेम लिखिएगा, इसका नेम जो होता है वो होता है नाइलॉन 66। देखो नाइलॉन दैट मीन्स फाइबर, है ना, फाइबर रेशे कपड़ा बनता है, तो ये नाइलॉन जो है वो क्या रहेगा? नाइलॉन 66। अब यहाँ 26 क्यों आते हैं? देखो उसका भी रीजन है कि इसकी मोनोमर यूनिट्स में, इसकी दोनों तरह की मोनोमर यूनिट्स में 6 कार्बन एटम होते हैं, है ना। दोनों तरह की जो मोनोमर यूनिट्स है उसमें 6 कार्बन एटम होते हैं। तो इस वजह से इसको हम लोग नाइलॉन 66 ये बोलते हैं। अच्छा ये बताओ ये कौन सी लिंकेज है बताओ? या कौन? ये एमाइड लिंकेज। तो इसमें बहुत सारी एमाइड लिंकेज होती है, तो जो ये जो है ना, इनका एक जनरल नेम होता है पोली एमाइड। पोली एमाइड, एक्चुअली पोली एमाइड कई तरह के होते हैं, नाइलॉन 6 हो जाता है, नाइलॉन 66, नाइलॉन 610, तो उस पर बात करेंगे। पोली एमाइड एक जनरल नेम हो गया, कि जो नाइलॉन वगैरह है उनका एक जनरल नेम है पोली एमाइड। तो अब इसको स्पेसिफिकली इस वाले पोली एमाइड को नाइलॉन 66 क्यों बोला है? क्योंकि इसकी मोनोमर यूनिट्स में यहाँ पे 6 कार्बन एटम है। किसी भी पॉलीमर की मोनोमर यूनिट क्या है, वो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट। तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि नाइलॉन 66 मोनोमर, और ये पॉपुलर क्वेश्चन है, जेई मेन वगैरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, तो आपको ये सब बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे कितना क्या क्वेश्चन। मैं आपको यहाँ जैसे एनसीईआरटी आप पढ़ोगे ना, पहली बात तो जो मैं आपको नोट्स लिखवा रहा हूँ ना, आपको ये फील आएगा कि लगभग पॉलीमर के जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में आए हुए भी लगभग लगभग सारे वो इन नोट्स से ही कवर हो जाने हैं। लेकिन आप फिर एनसीईआरटी पढ़ना, एनसीईआरटी जब पढ़ोगे नोट्स पढ़ के, तो आपको लगेगा 90-95% एनसीईआरटी भी कवर हो गई है। 4-5-7% में क्या रह जाएगा? जैसे यूजेस वगैरह है ना, वो मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि आप यूजेस वही याद करना जो एनसीईआरटी में लिखा है बस, वरना तो फिर बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। दुनिया भर की पॉलीमर इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है, बहुत सारी चीजें रहती है। तो आप नोट्स को बढ़िया से पकड़ बनाओ। आप जेई मेन जेई एडवांस की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको यही लगेगा कि यार नोट से सारा लगभग, लेकिन वो फिनिशिंग पूरा की भाई पूरा कहीं से कोई दिक्कत नहीं आए, पहले एनसीईआरटी और बाद में फिर हम लोग ये सब नोट्स ये शीट वगैरह को भी हम लोग रीड करेंगे। चलो अब नाइलॉन 66 ये हो गया, इस पे बात हो गई। अब हम लोग अदर बेसिस देखते हैं। लिखिएगा बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ओरिजिन। देखो अब इसका क्या मतलब है, इसमें देखिए आप सबसे पहले लिखिएगा नेचुरल पॉलीमर, मतलब जिनको हम लोग इंडस्ट्री के अंदर नहीं, मतलब यहाँ लैब मेथड नहीं है। जैसे देखो यहां हम बात करें फॉर एग्जांपल, जैसे प्रोटीन, प्रोटीन हो गया, सेल्यूलोज। अब ये कार्बोहाइड्रेट तो किससे मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं, तो एक नेचुरल सोर्स है। अब ये बताओ प्रोटीन बताओ किसका पॉलीमर होता है?
अल्फा अमीनो एसिड। सेल्यूलोज यहाँ पे बीटा डीग्लूकोज का एंड स्टार्च जो होता है वो अल्फा डीग्लूकोज का पॉलीमर। ये तो ये जो नेचर से मिलते हैं ये सब क्या हो गया, नेचुरल पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर, ये वो पॉलीमर होंगे जो लैब में सिंथेसाइज किए जाते हैं। अब इस पे तो पूरा चैप्टर ही हम पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में जो एग्जाम्पल अभी तक हमने पढ़े बस वो एक दो वो लिख लेते हैं। तो जैसे एक तो हमने पढ़ा पीवीसी, एक हमने पढ़ा नाइलॉन 66, तो ये हमने लिख लिया। बाकी इस चैप्टर में आगे जो भी जो सिंथेसाइज करेंगे वो सारे के सारे यहाँ क्लासिफाई हो जाएंगे। अब इसके अलावा नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, एक यहां पे लिखिएगा सेमी सिंथेटिक। नेचुरल वो जो नेचर से मिलता है, सिंथेटिक जिसको लैब में सिंथेसाइज किया जाता है, सेमी सिंथेटिक माने कि मिला तो नेचर से है लेकिन बाद में उसका कुछ केमिकल प्रोसेस करा दिया गया। जैसे याद करो हमने पढ़ा था सेल्यूलोज ट्राई एसीटेट, नहीं वो याद नहीं है तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, है ना, वो तो आप चुप हैं तो ही समझ आ रहा है, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है कि सर देखो मुझे याद नहीं है ना, क्योंकि इसमें कोई रिवॉर्ड तो मिलेगा नहीं, है ना। चलिए, तो जैसा इन्होंने प्राउडली कहा कि इनको याद नहीं है ना, तो वैसा प्राउड नहीं करें तो ज्यादा बढ़िया है। क्या करें बताओ, उसको याद करिएगा। चलो, अब क्योंकि बीच में कुछ क्लासेज भी उड़ाई थी, है ना, वो सारा भी ये था, कोई बात नहीं। ये मतलब याद नहीं होना कभी भी कोई ऐसी बात ही नहीं होती कि आप उसके अंदर ये करें, लेकिन वो एक आदत होती है बचपन से ही बीच बीच में बोलने की। ये यहीं पे, अच्छा ये मैं बताऊं, ये मैं बताऊं, जैसा आप देखो कई बार होता है पेरेंट्स के साथ, छोटा बच्चा ये रहता है, वो क्या करता है कि पेरेंट्स की हर बात को बीच बीच में काट रहा है, बीच बीच में बोल रहा है। बचपन में पेरेंट्स पेरेंट्स उसको क्या लगता है, कभी डांटते क्यों नहीं है कि उनको ऐसा लगता है हमारा बच्चा कितना ओवर स्मार्ट है। बाद में वो खुद उससे सब ज्यादा परेशान इसलिए हो जाते हैं कि जैसे वो सोसाइटी में 5 लोगों के बीच में बैठे हैं और वो इतना बीच में इतना गंदे से बोलता है कि खुद को बहुत गुस्सा आता है। चक्कर क्या था कि कभी टोका नहीं उसको, है ना, तो ये 2-4 बार टोकने में मिलेगा। और सबसे बड़ा चक्कर जब आप आगे कॉलेज में गए और गलती से ऐसा ओवर स्मार्ट बन गए तो ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे वो जोरदार, है ना, इतना जोरदार। अच्छा पता है उनको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि आप किस बैकग्राउंड से हो, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है कि रिच बैकग्राउंड, कोई फर्क नहीं पड़ा उनको। जो करना कर करा देते हैं, फिर जाके किसी प्रिंसिपल को बोलते रहो, यहाँ पे उसको बोलते रहो, वो सारा संभाल लेते हैं। तो ये चीजें क्या होता है, या तो बचपन में सही हो जाए या फिर वो आगे आप सही कर देंगे, है ना, लेकिन हो जाएगा सही, हो जाएगा सही सही ये सब, है। तो आदत होता है बीच बीच में लफर लफर करने का। चलो, तो अब देखो यहाँ थोड़ा सा टीचर से भी सोच समझ के पंगा लेना चाहिए कि कि कौन से टीचर से पंगा ले रहे हैं, नहीं है? चलो चलो चलो, अब ये बहुत हो गया है, आगे बढ़ते हैं हम। तो सेमी सिंथेटिक, एक हमने आईआईटी का क्वेश्चन किया था कि सेल्यूलोज की एक यूनिट में 3 OH ग्रुप्स होते हैं, तो उसका पता तब चलता है जब उसका एसिटाइलेशन कर दिया जाए, एसिटाइलेशन ये करे। तो इसमें आप लिखिएगा एग्जांपल सेल्यूलोज ट्राई एसिड, लिखिएगा सेल्यूलोज ट्राई एसीटेट। अच्छा, इसका नाइट्रेशन भी करें हम लोग सेल्यूलोज का, तो भी हम लोग क्या, ये क्या हो जाएगा, सेल्यूलोज ट्राई नाइट्रेट, इस तरह से ये हो जाता है। तो बताओ, नेचुरल जो नेचर से मिले, सिंथेटिक जो लैब से मिले, सेमी सिंथेटिक जो हो जाता है कि जो नेचुरल पॉलीमर है उसका केमिकल प्रोसेस करा के और जो पॉलीमर बन रहे हो उनको हम लोग सेमी सिंथेटिक यहाँ पे बोलते हैं। चलिए, अब देखो यहाँ सी में आप लिखिएगा बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर का स्ट्रक्चर कैसा है इस बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है, तो वो देखिएगा लीनियर पॉलीमर, है ना, लीनियर पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर। अब लीनियर पॉलीमर के अंदर हम लोग बात करेंगे तो एक इसकी स्ट्रक्चर ऐसी हो जाएगी, देखो कि यहाँ पे जो मोनोमर यूनिट्स है ना वो लीनियरली अरेंज है, जैसे इस तरीके से लीनियरली अरेंज।
ये लीनियरली अरेंज है। अब देखो क्या होता है कि जैसे ये मोनोमर यूनिट्स मिलकर पॉलीमर बनाया और आपस में क्या रहता है, इनमें अट्रैक्टिव फोर्स आपस में इनमें रहता है, चाहे वो वॉन्डरबॉल हो या एच बॉन्डिंग हो, उसके थ्रू आपस में अट्रैक्टेड फॉर्म में ये रहते हैं। तो लीनियर पॉलीमराइजेशन मतलब जब मोनोमर यूनिट्स पॉलीमेरिक फॉर्म में हो इस तरह से और फिर आपस में इस तरह की कहीं स्ट्रक्चर बन रही हो तो उसको लीनियर पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अब यार देखो यहां एक एग्जांपल हम लोग लिखते हैं, लिखिएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये बताओ इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इथीन। इसके n मॉलिक्यूल्स हम लोग ले लें और वो आपस में कंबाइन हो CH2 CH2, तो ऐसे केस में बताओ ये इथीन है तो ये क्या बन गया, पॉलीथीन। अब देखो क्या कि डेंसिटी इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। एक्चुअली पॉलीथीन दो तरह का होता है। अब इसके अंदर क्या रहता है देखो, यहां पे ये पास पास में होती है लीनियर स्ट्रक्चर। अभी इसके कंपेयर में दूसरा देखेंगे तो आपको बात और अच्छे से समझ में आएगी। ये जब पास पास में रहती है लीनियर चेंज, तो बताओ ऐसे केस में इसका वॉल्यूम क्या होता है, कम। और वॉल्यूम कम तो बताओ डेंसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा। तो ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन ये होता है, ठीक है। तो मतलब कुछ रिजिड स्ट्रक्चर जैसे कुछ इस तरह की चेयर वगैरह और ये सब जिसमें ये रहता है ना, जैसे दो तरह की पॉलीथीन, तो लो डेंसिटी पॉलीथीन उसमें तो ये पॉली बैग वगैरह ये सब बनाने के लिए सारा, और हाई डेंसिटी पॉलीथीन यहाँ पे इस तरह से ये रहता है। तो एक्चुअली ये हाई डेंसिटी क्यों है वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि बीच में स्पेस यहाँ कम है तो वॉल्यूम कम होगा, तो डेंसिटी ज्यादा, तो आप यहाँ लिखिएगा यार हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन नॉर्मल टेम्परेचर पे ये मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे तो क्या, लेकिन कंपेरेटिवली लो टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो जाती है। लो टेम्परेचर वगैरह तो ऐसा कि यहाँ हाई है तो उस हिसाब से लो आप यहाँ ध्यान रख लो, क्योंकि इसमें कैटेलिस्ट काम में लेते हैं, इसलिए कैटेलिस्ट काम में लेने की वजह से यहाँ कंपेरेटिवली कम टेम्परेचर पे कम टेम्परेचर प्रेशर पे ये रिएक्शन हो जाती है। और यहाँ जो कैटेलिस्ट काम में लेते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछा हुआ भी है, वो आप लिख लीजिएगा, जिगलर नाटा कैटेलिस्ट, है ना। और ये हाँ, ये जेई मेन में तो सीधा सीधा क्वेश्चन ही पूछ लिया था कि जिगलर नाटा कैटेलिस्ट इसमें कौन सा है। वो हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के काम में आता है और इसकी स्ट्रक्चर ये आएगी C2, मतलब इसका फॉर्मूला C2H5, मतलब ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम विद टाइटेनियम क्लोराइड TiCl4, है ना। ये इसका कंपोजिशन है। यस, तो ये जो कैटेलिस्ट है ये काम में आता है किसमें, इस प्रोसेस के दौरान। हाई डेंसिटी पॉलीथीन आपको बनाना है तो इसमें ये काम में आए, लीनियर पॉलीमराइजेशन। ब्रांच्ड चेन पॉलीमर, ब्रांच चेन पॉलीमर में आप ऐसे लिखिएगा कि जैसे ये लीनियर स्ट्रक्चर है, ये यहाँ लीनियर स्ट्रक्चर है और ये यहाँ लीनियर स्ट्रक्चर है इस तरह, तो इसमें क्या ब्रांचिंग निकली रहेगी इस तरह से। तो इन ब्रांचिंग में क्या होगा कि इनमें लगेगा रिपल्शन, तो रिपल्शन की वजह से बताओ ये थोड़ा थोड़ा दूर दूर रहेगा। डेंसिटी इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, वॉल्यूम ज्यादा तो डेंसिटी कम। तो इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो लो डेंसिटी पॉलीथीन यहाँ हो जाएगा। अच्छा यहाँ देखो हाई डेंसिटी पॉलीथीन लिखना, पॉलीमर मैंने लिख दिया था यहाँ पे पॉलीथीन, पॉलीथीन इस तरह से पॉलीथीन। तो अब यहां आप पहले तो ये स्ट्रक्चर बना लीजिएगा इस तरह से, और इसका एग्जाम आप ऐसा लिखेंगे कि CH2 यहाँ N मॉलिक्यूल्स, ये है इथीन, और यहाँ क्या है कि जैसे ये स्ट्रक्चर बना CH2 और इधर क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा तो ये हो जाएगा लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन। और इसके अंदर यहाँ लो, तो इसके लिए रिस्पेक्टिव ध्यान रख लीजिएगा कि हाई टेम्परेचर, और इसमें क्या करते हैं कि पेरोक्साइड वगैरह काम में ले लेते हैं ताकि फ्री रेडिकल बना सके। जैसे पेरोक्साइड काम में लेने के बाद फिर जैसे थोड़ा रिएक्शन आसान हो जाएगा, इनिशिएटर वगैरह की फॉर्म में पेरोक्साइड यहाँ काम में आता है। इसको इस चैप्टर में यार जैसे देखो टोटली थ्योरेटिकल चैप्टर है, आप चाहे अपने अदर उसमें देख लीजिएगा, अधिकतर जगह इसमें केवल अंडरलाइन कराते हैं, जो शीट है ना उसमें बोल देते हैं, लेकिन मैं आपके बराबर थोड़ा सा मेहनत करने को तैयार हूं, मतलब कि लिख लिख के, ताकि अपने को थोड़ा फायदा हो। और नोट्स अपने नहीं होना, अपन सीधा शीट में या ये पढ़े तो फील नहीं आता, क्योंकि इसमें दुनिया भर की बातें लिखी रहती है, ये समझ नहीं आता कि कौन सा पॉइंट मेरे काम का है।
तो आपको इसको पक्का इस पे आपको वो फायदा मिलेगा, बस आप टेस्ट वर्स देने के बाद में कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर इनमें थोड़ी मेहनत करना, क्योंकि एंड जब सही होता है ना कि लास्ट के टॉपिक्स भी अपनी पकड़ में है, तो आपको कॉन्फिडेंस ही रहेगा। और बाद में फिर आगे जब भी कभी जरूरत पड़े, वैसे भी क्लासेज मैंने आपको पहले कहा लगी रहेंगी, बाकी वैसे भी कभी जरूरत पड़े तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे। तो लेकिन थोड़ा सा आपकी तरफ से कि सर मेरे को चैप्टर आता है, मैंने एक दो बार पढ़ लिया, बस मेरे को क्वेश्चन नहीं बन रही ये सारा, तो उन सब पे बात कर सकते हैं। चलो देखो, दो, एक तो लीनियर पॉलीमर, एक कौन सा हो गया, ब्रांच चेन। अब इसका थर्ड नंबर आप लिखिएगा, यहां लिखो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। जो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होते हैं ना, वो देखिए क्या होता है कि इस तरीके से एक पॉलीमेरिक चेन, एक पॉलीमेरिक चेन इस तरीके से ये रहती है, और ये पॉलीमेरिक चेन क्या होती है, आपस में कनेक्टेड रहती है, इस तरीके से आपस में कनेक्टेड ये रहती है। और इसका देखो मैं आपको स्ट्रक्चर बना के भी बताऊंगा, आप अभी नेम लिख लीजिएगा। एक तो है बेकेलाइट और एक है मेलामाइन। एटसेट्रा। मतलब इसमें जो लीनियर चेन होती है ना, वो आपस में भी कनेक्टेड ही रहती है। बेकेलाइट का मोनोमर हम पढ़ चुके हैं, बताइए क्या हो सकता है उसमें। एक तो फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड है, लेडरर मैनेसे रिएक्शन इसके अंदर ये रहती है। तो उसके अंदर क्या, फिनोल विद फॉर्मेल्डिहाइड, ये पढ़ेंगे अपन। मैंने उस टाइम क्या था, बेकेलाइट का स्ट्रक्चर नहीं बताया था, केवल नाम लिखवा दिया था। तो ये स्ट्रक्चर, तो ये जो मेलामाइन होता है ना, मेलामाइन के अंदर भी हम लोग पढ़ेंगे, ये मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होता है, मतलब मेलामाइन के साथ फॉर्मेल्डिहाइड मिलकर। और ये जो मेलामाइन होता है, अपने क्रॉकरी वगैरह होती है ना, तो ये क्रॉकरी वगैरह जो किचन वगैरह में ये काम आता है ना, ये तो ये इसी मेलामाइन से क्रॉकरी वगैरह, अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने के काम में आता है मेलामाइन। तो ये पॉलीमर इंडस्ट्री में ये सब चीजें ये रहती है। जैसे मास्टर्स डिग्री लेते हैं ना जब ऑर्गेनिक में, तो कई सारे ऑप्शंस रहते हैं आगे, कि जैसे एक ऑप्शन रहता है कि आप फर्दर पीएचडी करके कॉलेज वगैरह में लेक्चरर के लिए जा सकते हैं, कोचिंग वगैरह में पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ये एक, जैसे आप अभी हम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ेंगे, तो वहां जो भी मेडिसिन वगैरह के अंदर केमिकल्स काम में आते हैं, तो वो सब में भी ऑर्गेनिक है। और पॉलीमर इंडस्ट्री में ये सारी इंडस्ट्री जहाँ पे ये सब है, तो यहाँ सब में भी ये मतलब बहुत ओपन स्कोप रहता है ऑर्गेनिक को ये सारा। चलिए, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, तो ये बताओ ये किस बेसिस पे हो गया। देखो, एक बेसिस तो हो गया था अपना मोनोमर यूनिट कैसे है, सोर्स ऑफ ओरिजिन हो गया, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है। अब यहां लिखिएगा, नेक्स्ट यहां बेसिस लिखिए, बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। अब देखिए इसमें, यहां अभी इसका मैंने स्ट्रक्चर वगैरह बाकी है भाई, है ना, ये सिर्फ एग्जांपल लिखा है, इन पे बेकेलाइट मेलामाइन पे डिटेल से बात करें। बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन में पहला देखो, आप लिखो एडिशन पॉलीमराइजेशन। बताओ इसमें मतलब क्या हुआ, सिंपली बताओ, यूनिट्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो, है ना, एडिशन पॉलीमराइजेशन। इसमें कोई भी जब आपस में ऐड होगी तो मॉलिक्यूल रिलीज नहीं होगा। तो अब इसके एग्जांपल्स, अभी एक एक दो एग्जांपल्स, फिर पूरा का पूरा ये सारे एक एक करके बात करेंगे। तो एग्जांपल्स में देखो, एक तो हमने देखा पीवीसी, तो पीवीसी एक एडिशन पॉलीमराइजेशन था, है ना। ऐसे इथीन से पॉलीथीन का बना, ये भी कैसा है, एडिशन पॉलीमराइजेशन है, क्योंकि यहाँ कोई मॉलिक्यूल रिलीज नहीं हो रहा। एक देखो हम लोग इस तरह का एग्जाम्पल देख सकते हैं, CH2CH और यहाँ PH, बेंजीन पे CH डबल बॉन्ड CH2, बता सकते हैं इसका नेम, इसका नेम होता है स्टाइरीन। अच्छा, बेंजीन पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप, क्या नेम बताओ, क्यूमीन। अब उसके साथ ही यहाँ पे क्या है, बेंजीन पे कौन सा ग्रुप है, CH डबल बॉन्ड CH2, स्टाइरीन। तो अब इस स्टाइरीन के N मॉलिक्यूल्स लेके, और यहाँ CH2 CH, यहाँ पे PH, और ये जो बनेगा ये पॉलीस्टाइरीन, यहाँ पे ये बनेगा। तो देखो, अब इसका क्या यूज है क्या नहीं, वो सब तो ठीक है, चलो एनसीईआरटी में हम पढ़ सकते हैं। जैसे हर पॉलीमर का कोई पॉपुलर यूज होना जरूरी नहीं है, या सारे के सारे यूजेस कितने इंपॉर्टेंट है ये आपको आइडिया लग जाएगा, आप जेई मेन में आए हुए क्वेश्चंस बनाओ।
तो आपको उस टॉपिक से, जैसे पॉलीमर पे जैसे ही, जैसे बायोमोलिक्यूल जेई मेन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पे करते ही आपको समझ आ जाएगा। मैंने लास्ट में जो टेस्ट लिखवाया ना, उनका नेम इसलिए लिखवाया कि एक दो क्वेश्चन में वो नेम मिल जाता। तो आपको जरूरत, लेकिन पक्की बात है, उतनी ही पड़ेगी कि किसके लिए क्या टेस्ट है, कलर क्या है, उससे ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़नी। देखिएगा एक आधा कोई क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा भी हो सकता है जो आउट ऑफ ऐसे आया हुआ हो, मतलब 4-5 साल की आप ये करो, तो वो कुछ बड़ी बात नहीं, क्योंकि परसेंटाइल सिस्टम है। तो ऐसा क्वेश्चन इसलिए भी ये हो जाता है कि आप उस पर रुकते हो या टाइम वेस्ट करते हो कि क्या। तो ये भी, जैसे इस साल जेई एडवांस में इनऑर्गेनिक में कुछ वो सर लोग बात कर रहे थे कि एक आधा क्वेश्चन ऐसे आया जिसके लिए कि देखना पड़ा कि ये कहाँ पे ये लिखा हो। तो ऐसी कोई एक आधी बातें आती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपका पेशेंट चेक करने के लिए, जैसे कोई नहीं कर रहा है तो उसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। तो अधिकतर क्वेश्चन जाने पहचाने बिल्कुल सारे बने। स्टाइरिन से पॉलीस्टाइरिन, अभी अपने को बस सिर्फ इतना देखना है कि बताओ जब क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वगैरह है तो कोई मॉलिक्यूल वगैरह कुछ रिलीज नहीं होना है, बताओ कहां क्लासिफाई कर देंगे, एडिशन पॉलीमराइजेशन। अच्छा, इसके रिस्पेक्ट में दूसरा जैसे बात करें एडिशन के साथ, दूसरा बताओ टाइप क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में बात करें तो इसमें देखो क्या होगा, जैसे एग्जांपल्स में फर्स्ट यहां हो गया नाइलॉन 6,6, इस पे हम बात कर चुके हैं, है ना। ये इसमें वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा था तब ये। अच्छा, अब देखिए कुछ एक आधा एग्जांपल यहां और लिख लेते हैं कि OH CH2 CH2 और यहाँ OH, यहाँ पे ये इसका नेम हो जाता है इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल जो है ना, इसको केवल ग्लाइकोल भी बोल देते। देखो ये एक बार पहले भी हम बात कर चुके हैं, CH3 CH2, बताओ इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइल। यदि CH3 CH एक ही कार्बन पे दो फ्री वैलेंसी तो ये हो जाएगा इथाइलिडीन, और यदि वो दोनों फ्री वैलेंसी पास पास वाले कार्बन पे हो तो उसको हम लोग इथाइलिन टर्म देते हैं, इथाइलिन टर्म। ठीक है, ये क्या हो गया इथाइल, इसका नेम क्या हो गया इथाइलिडीन, और ये क्या हो गया इथाइलिन। तो यहां देखो आप पास पास वाले कार्बन पे दो फ्री वैलेंसी, बताओ क्या नेम हो गया इथाइलिन, और यहाँ OH दो OH है तो ग्लाइको, मतलब कॉमन नेम है इस वजह से। जैसे इसका IUPAC नेम देना है तो इथेन 1,2 डाइओल, इथेन 1,2 डाइओल, तो इसका कॉमन नेम ग्लाइकोल के नेम से भी ये फेमस है, केवल ग्लाइकोल। जैसे बताओ ग्लिसरॉल, 3 लगातार कार्बन पे OH, चाहे आप कॉपी की टॉप पे ये लिख सकते हैं कि 3 लगातार कार्बन पे OH आ जाए तो यहाँ पे उसका नेम हो जाता है ग्लिसरॉल। ग्लिस, ये 11th में क्या है, जैसे रेस वगैरह में इन सब में ये कॉमन नेम, और ये थोड़ा बच्चों को थोड़ा सा करा दिखा, मतलब बताते थे। अभी जैसे जैसे जो जो नेम आए वो लगातार 3 कार्बन पे, जैसे लगातार 3 कार्बन पे यहाँ ये, बताओ क्या हो जाएगा ये ग्लिसरॉल। ठीक है, अब ऐसा हो कि सर और भी OH हो तो सभी के कॉमन नेम की जरूरत नहीं, वहां IUPAC की आप बात कर सकते हैं। तो इथाइलिन ग्लाइकोल, इसकी रिएक्शन करवाते हैं टेरेथैलिक एसिड के साथ, बताओ स्ट्रक्चर क्या, बेंजीन पे COOH, कौन सी पोजीशन पे बताओ, 1,4 पोजीशन पे। 1,2 पोजीशन पे हो तब क्या होगा, 1,2 पोजीशन पे COOH, ये तो पॉपुलर है। बेंजीन में एक COOH, जस्ट पास वाले कार्बन पे COH, थैलिक एसिड, फिर 1,3 आइसोथैलिक एसिड, 1,4 बताओ टेरेथैलिक एसिड, TERE, और फिर थैलिक एसिड। मोनोमर का, किसी पॉलीमर का मोनोमर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और आपके एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना क्वेश्चन इस पे। और पॉलीमर आप सोचिए 1.5 लेक्चर ज्यादा से ज्यादा, वो टॉपिक जो है एक क्वेश्चन देके जा रहा है, और लगभग एक क्वेश्चन लगभग बन ही जाना है। तो ऐसे में तो ये होना चाहिए सर आपने नोट्स दिखा दी और एनसीईआरटी उसकी कोई लाइन पूछ लो, क्योंकि दो इतना सा एनसीईआरटी में मुश्किल से 4-5 पेज होंगे, उसमें भी कॉमन हो जाएगा 90% तो नोट्स और एनसीईआरटी कॉमन है। तो इसका मतलब उसको बस आपको एक मेहनत ये करनी है कि यहाँ के नोट्स पढ़ के बचे हुए पार्ट को अंडरलाइन करना, अंडरलाइन उस पार्ट को करना है जो नोट्स में मेंशन नहीं, बस। फिर आप चाहे उस पार्ट को अपने नोट्स में लिख लो, या फिर ऐसे कि जब भी नोट्स पढ़ो जो अंडरलाइन पार्ट है उसको,
आप उसको अंडरलाइन करना स्टार्ट नहीं करेंगे तो आगे जाके फिर इतना टाइम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि आपको जैसे 5 लाइनें अंडरलाइन करनी है, लेकिन वो आप तब कर सकते हैं जब पहले तो आपको ये याद हो कि कॉपी में क्या लिखा है, उसके अलावा को अंडरलाइन करना है ना, फिर एनसीईआरटी पढ़ो, तो उस पर अभी से थोड़ा टाइम निकालो। चलिए, ये जो है ना, अब ये बताओ यार, यहां से बताओ क्या हटेगा, ये जैसे COOH, ये OH, कौन सी लिंकेज बनेगी यहाँ, एस्टर, यहां से क्या हटा, OH, यहां से H, अच्छा तो क्या रिलीज होगा, वाटर। अच्छा ये बताओ, इधर से ये कनेक्ट करेगा, क्या हटाएगा, H, और इधर से ये OH, तो इसका पॉलीमर हम लोग बनाते हैं। तो ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्यों, क्योंकि वाटर यहाँ रिलीज हो रहा है, तो इसका पॉलीमर आप लिखिएगा CH2, यहाँ CH2, यहाँ O, C डबल बॉन्ड O, और इधर यहाँ पे आ गया बेंजीन, C डबल बॉन्ड O, और इधर यहाँ N यहाँ पे आया। अब इसका नेम लिखना, नेम यहाँ अच्छे से लिखना, मेरे पास यहाँ जगह कम है, मैं साइड में लिख रहा हूं इसका नेम हो जाता है डेक्रोन, या फिर इसको टेरिलीन भी बोलते हैं, डेक्रोन या फिर क्या बोलते हैं बताओ, टेरिलीन। बताओ यहाँ पे इसमें बहुत सारी कौन सी लिंकेज होंगी, बताओ, एस्टर लिंकेज। तो ये जो डेक्रोन या टेरिलीन वगैरह ये होते हैं ना, ये एक तरह से पोलिएस्टर होते हैं। पोलिएस्टर ये भी फाइबर वगैरह ही बनाते हैं, और पॉलिएस्टर वगैरह जो है ना कई टाइप के होते हैं, उसमें एक यहाँ पे पर्टिकुलर जब इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरेथैलिक एसिड आपस में कनेक्ट हो रहे हो, तो उस पोलिएस्टर को हम नेम देते हैं डेक्रोन और टेरिलीन, है ना, इस तरह से। जैसे ये एक कैटेगरी हो गई, जैसे आप सभी एनक्यूज बैच स्टूडेंट, अब उसमें बैच स्पेसिफिक जैसे ये नेम हो गया कि जैसे आपको ये 2 यूनिट काम में लिया, तो अब इसको जैसे हम क्लासिफाई करें तो बताओ ये होमोपॉलीमर है कि कोपॉलीमर है, कोपॉलीमर है ना, वो अब क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे यूनिट्स हैं, तो आप ये कौन सा हो गया, कोपॉलीमर। यहाँ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, क्योंकि वाटर यहाँ से रिलीज होगा। हाँ, ये मेरे को इतना आइडिया नहीं है, दवा वगैरह में ये डेक्रोन, ये 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 ध्यान में है ना, हाँ मेरे को इसके बारे में थोड़ा आइडिया नहीं कि ऐसा कुछ। चलो अब देखो यहाँ थर्ड के अंदर, थर्ड यहाँ एक और एग्जाम्पल यहाँ लिखिए कि OH CH2 CH2 OH, और अच्छा ये सब देख लेना यार, यहाँ N मोलिक्यूल्स, इसके N मोलिक्यूल्स, ये नहीं भी लिखा हो तो भी समझ आ जाता है कि बहुत सारे मोलिक्यूल्स कनेक्ट हो। अच्छा इसके अंदर क्या होगा कि थैलिक एसिड, यहाँ COOH, इधर यहाँ क्या हो गया COOH, ये N मोलिक्यूल्स, ये N मोलिक्यूल्स, वाटर यहां से रिलीज किया, और ये हो जाएगा थैलिक एसिड, और ये वही इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। इसमें भी पॉलीएस्टर बनेगा। OH बताओ यहां से क्या हटाएगा, H, यहां से H, बताओ ये क्या हटाएगा, OH, और इधर से ये OH। तो अपन यहां से बात करें तो CH2 यहाँ O, और यहां देखिएगा यार C डबल बॉन्ड O, इधर यहाँ क्या होगा कि इधर C डबल बॉन्ड O, और इधर इस तरह के N मॉलिक्यूल्स ये कंबाइन, 1-2 पोजीशन पे COOH, और ये इसको हम लोग बोलते हैं ग्लिप्टल, और ये भी एक तरह से क्या है बताओ, पोलीएस्टर, मतलब इसमें भी बहुत सारी एस्टर लिंकेज होती है। मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं कि किसी पॉलीमर का मोनोमर यूनिट क्या है, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये बात है। और इनमें क्या है कि अभी से इनको तैयार, जैसे अभी मान लो आप 2-3 बार पढ़ते हैं, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि एग्जाम तो 3 महीने 4 महीने बाद में कि क्या है, अभी की गई मेहनत आपको आगे पे ऐसे करती है कि वो जल्दी से याद हो जाता है, और आगे घबराहट ऐसे नहीं होती कि यार बहुत सारे चैप्टर्स है, मैं याद करूंगा तो भूल तो नहीं जाऊंगा, ओवरलैपिंग तो नहीं हो जाएगा, वो तभी पॉसिबल है जब आप अभी अभी से थोड़ा थोड़ा कोशिश करें, है ना। लास्ट के लिए बिल्कुल नई बात नहीं छोड़े, जैसे एग्जाम के हमारे 15 दिन 20 दिन रह जाते हैं, तो हम लोग नई बातों को प्रीफर करते ही नहीं कि जितना कर लिया, तो वो नया रहने ही नहीं दें इनको। जैसे पॉलीमर को कभी भी 7 दिन 10 दिन से रिवाइज करना है, तो आधे घंटे पॉलीमर के नाम दे दिया, 10 दिन से दिया, 15 दिन से दिया, बस फिर अपना तैयार ये। तो इसके अंदर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, और इसमें यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हमने ये देखे, ठीक है। इन पॉलीमर्स को किसी ना किसी क्लासिफिकेशन के बहाने हम लोग ये सब देखते रहते हैं, आगे कुछ की स्ट्रक्चर्स आगे भी हम बात करेंगे, जैसे बेकेलाइट वगैरह ये। अब यहाँ जैसे A B C D, D तक हो गया ना, अब E लिखिएगा यहाँ,
बेस्ड ऑन intermolecular forces, based on intermolecular forces। अब इसमें देखो, यहां एक बार समझिएगा, इसको लिखिएगा नहीं। ये चार तरह से होते हैं। एक तो होते हैं, जैसे मैं बात करूं यहां इलास्टोमर्स, है ना, इलास्टोमर्स। एक हो जाते हैं फाइबर्स, और एक यहां हो जाएंगे थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, और एक यहां सेटिंग पॉलीमर, इस तरह से। ठीक है, अब देखना आप, देखिए, देखो ये चारों टाइप को एक बार समझिएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी में है, तो अपने बोर्ड एग्जाम के हिसाब से भी इनमें थोड़ा सा लिख लेंगे अपन, लेकिन समझना। देखो देखो क्या रहता है कि जो जैसे ये मोनोमर से ये पॉलीमर ये बना, और अब उसकी यूनिट्स के अंदर कितना अट्रैक्टिव फोर्स है। तो होता क्या है, देखो जो ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर्स ये बनती हैं, तो इलास्टोमर्स वो पॉलीमर्स होते हैं जिनमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। इलास्टिक प्रॉपर्टी मतलब उनको ऐसे खींचा जाए तो वो अपनी लंबा, मतलब जितनी भी उनकी लेंथ है उससे ज्यादा लेंथ तक फैल जाते हैं और वापस से अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे सिंथेटिक रबर। जैसे एक तो होता है नेचुरल रबर। नेचुरल रबर क्या मिलता है, प्लांट्स की जो बार्क होती है ना, कुछ स्पेसिफिक प्लांट, उससे मिलता है। लेकिन पता है उसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती। जैसे टायर वगैरह जो होते हैं ना, वो रबर वगैरह से इन सब बनते हैं। तो क्या रहता है कि जो नेचुरल रबर रहता है उसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती। फिर हम एक बात भी पढ़ेंगे, रबर को हम पढ़ेंगे डिटेल से, तो उसमें क्या रहता है कि उसकी स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए, है ना, नेचुरल रबर किससे मिलके बना है, क्या है, ये सारे बताएंगे। तो उसमें कुछ क्रॉस लिंकिंग की जाती है, जैसे जो लीनियर चेन्स हैं उनमें क्रॉस लिंकिंग की जाती है सल्फर मिला के, तो उस प्रोसेस को वल्केनाइजेशन बोलते हैं, है ना। तो उस पे बात करेंगे अपन। तो एक तो होता है नेचुरल रबर जो प्लांट से मिलता है, एक होता है सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर जो होता है उसको लैब में सिंथेसाइज किया जाता है। अब इनके कुछ नेम होते हैं, जैसे ब्यूना एन। अब इसका क्या कंपोजिशन है मैं पढ़ाऊंगा आपको। जैसे ब्यूना एस, ब्यूना एस। ऐसे ही है नियोप्रीन। नियोप्रीन मैंने आपको हाइड्रोकार्बन्स में एक लिखवाया था, जब एसिटाइलिन, एसिटाइलिन के दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं NH4Cl विद CuCl2 के Cu2Cl में, तो ऐसे केस में, चलो ठीक है वो देख लेना। नियोप्रीन वगैरह की स्ट्रक्चर वगैरह सारा मैं ये बताऊंगा। ये जो होते हैं ना यार, ये आप अभी यहां समझिएगा, ये सारे जो होते हैं ये सिंथेटिक रबर, और इन सिंथेटिक रबर जो रहते हैं इनमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इनको इलास्टोमर्स बोलते हैं। तो ये एक्चुअली इनमें क्या है, यदि इन चारों को कंपेयर करें तो इसमें जो वीकेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स है, क्योंकि तभी तो ये दूर की तरफ खिंच जाते हैं, वापस से नॉर्मल स्टेट में यहाँ पे ही आ जाएंगे, मतलब इस तरह का इनका एक नेचर ये। तो वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जिन पॉलीमर्स के अंदर होते हैं, बताइए उनको क्या बोलते हैं, इलास्टोमर्स। इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से इलास्टोमर। दूसरा फाइबर, फाइबर होंगे जिनमें स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स होंगे, वो फाइबर। अब फाइबर क्या, जो अभी अभी हमने पढ़ा कि जैसे फाइबर के अंदर यहां एग्जांपल आ जाते हैं, जैसे पोलीएमाइड। अब बताओ पोलीएमाइड के अंदर क्या हो जाएगा, नाइलोन वगैरह हो जाएंगे, नाइलोन 6 नाइलोन 6 ऐसे ये सब। और एक होते हैं पोलिएस्टर, ये सब फाइबर होते हैं। पोलिएस्टर के अंदर जैसे डेक्रोन हो गया, लिप्टल हो गया, ये सारे। तो इनमें या तो इंटर मतलब एच बॉन्डिंग के थ्रू आपस में स्ट्रेंथ होती है, या वंडरवॉल फोर्स के थ्रू स्ट्रेंथ होती है, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेंथ इनके अंदर यहाँ रहती है, अट्रैक्टिव फोर्स ये रहता है फाइबर्स। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक इनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स रहता है यहाँ पे पॉलीमर्स के बीच में, थर्मोप्लास्टिक। अब इसकी देखो क्या नेचर होती है कि ये ऐसा प्लास्टिक है या इस तरह का पॉलीमर है कि आप उसको हीट करोगे ना तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट। और जैसे कूलिंग के लिए रखेंगे ये क्या हो जाएगा, हार्ड। और ये रिपीटेडली, मतलब आप फिर से उसको आप क्या करो, हीट करो, तो फिर से कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट। तो इस तरह की नेचर इसकी होती है थर्मोप्लास्टिक की। जैसे ये पीवीसी वगैरह इसमें एग्जाम्पल आते हैं, जो पाइप वगैरह जिनसे बनते हैं ना, तो ये क्या रहता है इसके अंदर कि उसको आप हीट करो तो सॉफ्ट हो जाएगा, और जैसे ही उसको कूलिंग के लिए रखोगे तो हार्ड यहाँ ये हो जाएगा, मतलब। और ये रिवर्सिबल प्रोसेस भी, वापस से भी ये हो जाना है। थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग के अंदर क्या होता है
कि जो मोनोमर यूनिट्स होती है ना यार, ये मतलब ये पॉलीमेरिक फॉर्म ऐसी होती है, इनमें क्रॉस लिंकिंग होती है। अभी मैंने पढ़ाया था ना आपको क्रॉस्ड पॉलीमर, जैसे बेकेलाइट। तो अब जैसे बेकेलाइट मटेरियल कौन सा, जैसे जो इलेक्ट्रिक स्विच वगैरह है ना, हाँ ना, कॉम्ब वगैरह ये सब, उनमें पता है क्या होता है, जैसे आप इस मटेरियल को जैसे हीट करोगे तो इनकी क्रॉस लिंकिंग इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि एक सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाएगा, बस फिर वो खराब हो जाएगा। फिर आप ऐसा नहीं कि उसको वो सॉफ्ट, मतलब यहाँ उल्टा प्रोसेस हो रहा है कि यहाँ पे तो क्या हो रहा था, उसको हीट कर रहे थे तो बताओ कैसा हो रहा था, ये सॉफ्ट, और फिर उसको कूलिंग के लिए रख दो तो हार्ड ये हो जाए। लेकिन ये एक ऐसा सब्सटेंस है, मेलामाइन हो गया या ये बेकेलाइट वगैरह ये सब, कि इनमें क्रॉस लिंकिंग जैसे ही हीट करते हो वो आपस में मिलकर इस तरह के मास में कन्वर्ट हो जाएगी कि फिर उसको रीयूज नहीं कर सकते, वो खराब ही हो जाएगा। तो ऐसे आप अपने एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो उसके अंदर इन चारों को लिख रखा है। अपन थोड़ा सा इनको सिस्टमेटिक इसलिए लिख लेते हैं क्योंकि अपने बोर्ड में भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपका समझा हुआ है तो आप यार एक एक दो दो पॉइंट अच्छे से इसमें लिख सकते हो। तो लिखो यहाँ, देखो सबसे पहले यहाँ लिखिएगा इलास्टोमर्स। मैं आपको कुछ एक एक दो दो पॉइंट इन पे लिखवाता हूँ। सबसे पहले आप लिखो इलास्टोमर्स, है ना। इलास्टोमर्स में लिखिएगा these are rubber like solids, these are rubber like solids with elastic properties. These are rubber like solids with elastic property. लिखो नेक्स्ट पॉइंट, पॉलीमेरिक चेन्स। नेक्स्ट पॉइंट, पॉलीमेरिक चेन्स मतलब मोनोमर यूनिट से जो पॉलीमेरिक चेन्स बनती है उनकी बात। पॉलीमेरिक चेन्स आर हेल्ड, HELD, together, polymeric chains are held together by the weakest intermolecular forces. Polymeric chains are held together by the weakest intermolecular forces. इसका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रबर, और ब्रैकेट में आप ये सारे नेम लिख सकते हैं। इनको डिटेल से पढ़ेंगे। ब्यूना N, ब्यूना S, नियोप्रीन, ब्यूना N, ब्यूना S, नियोप्रीन, है ना। चले अब देखो, आप लिखिएगा सेकंड, फाइबर्स, फाइबर्स लिखिए इंटरमोलिक्यूलर, पॉइंट टू पॉइंट अपन यहां नोट कर ले। इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, इंटरमोलिक्यूलर attraction forces are the strongest. Next point, these forces are either due to H bonding, these forces are either due to H bonding or dipole interaction. These forces are either due to H bonding or dipole interaction. अब इसके एग्जाम्पल ये लिख लो, पोलीएमाइड आगे ब्रैकेट में लिख सकते हो नाइलॉन 6, पोलिएस्टर आगे ब्रैकेट में लिख सकते हो डेक्रो। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, these are, हाँ थर्मोप्लास्टिक, these are the linear, these are the linear or slightly branched, these are the linear or
slightly branched long chain molecules. These are the linear or slightly branched long chain molecules capable of repeatedly, मतलब बार बार ऐसा कर सकते हैं हम लोग, वो सॉफ्टनिंग एंड कूलिंग जो है ना वो बार बार कर सकते हैं, सॉफ्टनिंग एंड हार्डनिंग, है ना। तो कैपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग, repeatedly softening on heating and hardening, हार्ड करना ना, hardening on cooling, कूल करने पर वो सब्सटेंस हार्ड हो जाता, hardening on cooling. देखो, these are the linear or slightly branched long chain molecules capable of repeatedly softening on heating and hardening on cooling. एक और बात थर्मोप्लास्टिक के लिए लिख लेते हैं कि इन दोनों के बीच के यहां इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे. These polymers possess intermolecular forces of attraction intermediate between elastomers and fibers. ठीक है, चलिए, है ना, ये काफी पॉइंट इसमें हो गए. एग्जाम्पल लिखिएगा पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, और एक लिख लीजिएगा पॉलीइथीन. पॉलीइथीन, है ना. अब एक लास्ट लिखो थर्मोसेटिक. लिखिएगा polymers which become hard on heating are called thermosetting polymers. Polymers which become hard on heating are called thermosetting polymer. ये एक बार हार्ड हो गए तो फिर उनको वापस से नॉर्मल प्रोसेस में ये नहीं आ पाते. एक पॉइंट यहां और लिख लो, thermosetting polymers are cross-linked polymers. एग्जाम्पल आप ये लिख लो, बेकेलाइट, मेलामाइन एटसेट्रा. ठीक है, तो अभी आप एनसीईआरटी से कार्बोहाइड्रेट पढ़ सकते हैं, प्रोटीन वगैरह ये सब पढ़ सकते हैं. पॉलीमर अभी नहीं पढ़िएगा, और उसके अंदर जो थोड़ा बहुत बचा हुआ पार्ट है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वगैरह, वो सब हम कवर करेंगे. अच्छा, ये बताओ, आप लोगों की क्लास होती है टीटीएस में, मतलब टेस्ट आपका संडे को है ना. तो हाँ, तो ट्यूसडे को फिर आप कुछ सॉल्व करके लाना चाहेंगे, तो S1 करके ले आओ ताकि एरोमेटिक खत्म हो जाए फिर अपना, है ना. तो S1 आप करके लाओ और टेस्ट वगैरह दो, बढ़िया से कोशिश करो अच्छे से, फिर आगे कोई भी दिक्कत आए तो बात करेंगे, है ना.